बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सीवीएस की पैथोलॉजी को स्टार्ट कर चुके हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के अंदर आ जाता है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हम ऐसी डिज़ीज़ को कहते हैं जो बाय बर्थ बच्चों के अंदर पाई जाती है और हार्ट की डिज़ीज़ होती हैं। इन डिज़ीज़ को हम कंजेनिटल हार्ट डिज़ीज़ कहते हैं। कंजेनिटल हार्ट डिज़ीज़ के अंदर दो तरह की डिज़ीज़ आ जाती है। एक है साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है और एक साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है। साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, ये साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ ऐसी डिज़ीज़ को कहते हैं जिनके अंदर बच्चों में इनिशियली सिम्टम्स शो नहीं होते। उन डिज़ीज़ को हम ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कहते होते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है ये ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ है। उसके बाद एक आ जाती है साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिसीज़। ऐसी डिज़ीज़ जिनमें बच्चों में बाय बर्थ ही सिम्टम्स शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, अर्ली सिम्टम्स शो होते हैं और ऐसी डिज़ीज़ को हम साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ कहते होते हैं। ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के अंदर शंट जो होता है वो लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट टू राइट साइड ऑफ हार्ट होता है। ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के अंदर शंट जो होता है वो लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट टू राइट साइड ऑफ हार्ट होता है, जबकि साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के अंदर शंट जो होता है वो राइट साइड ऑफ हार्ट टू लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट होता है। इसलिए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के अंदर बच्चों में इनिशियली सिम्टम्स शो होते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है चलें उसको स्टार्ट करते हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को हम सिंपली वीएसडी भी कहते होते हैं। आपने सुना होगा कि जैसा कि सोसाइटी के अंदर कहते हैं कि वो बच्चा पैदा हुआ और उसके दिल में सुराख हैं, तो वो यही डिफेक्ट होते हैं। एक आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट होता है जिसको हम एएसडी कहते हैं और एक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है जिसको हम वीएसडी कहते हैं। मोस्ट कॉमन जो होता है वो वीएसडी होता है। 90% आलमोस्ट जो डिफेक्ट होता है कंजेनिटली वो वीएसडी होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये देखें, एक नॉर्मली डायग्राम हम बनाते हैं हार्ट की। सपोज़ करें ये एक सिंपल डायग्राम हार्ट की है। हमें पता है कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जिसको हम टीवी कहते होते हैं। उसके बाद लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होता है उसको हम मिट्रल वाल्व कहते हैं। लेफ़्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान जो वाल्व होता है ये एओर्टा है। उसके दरमियान जो वाल्व होता है उसको हम एओर्टिक वाल्व कहते हैं। इसी तरह जबकि पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होता है उसको हम पल्मोनिक वाल्व कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो सेप्टम होता है जो राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम को सेपरेट करता है ताकि लेफ़्ट एट्रियम का ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में ना चला जाए और राइट एट्रियम का ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में ना चला जाए, तो इस सेप्टम को जो हम कहते हैं वो इंटर आर्टीरियल सेप्टम कहते हैं। इंटर आर्टीरियल सेप्टम। तो अगर बाय बर्थ किसी भी पैथोलॉजी की वजह से उसका कोई भी काज हो सकता है जिसकी वजह से इस सेप्टम में डिफेक्ट आ जाए, डिफेक्ट कहते होते हैं होल को, सुराख को आ जाए, तो इस कंडीशन को हम एएसडी कहते होते हैं। और ऐसा सेप्टम जो कि लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है ताकि लेफ़्ट वेंट्रिकल का ब्लड जो है वो
राइट वेंट्रिकल में ना चला जाए और राइट वेंट्रिकल का ब्लड जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में ना चला जाए, तो ऐसे सेप्टम को हम कहते होते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो अगर किसी भी पैथोलॉजी की वजह से, किसी भी काज की वजह से इस सेप्टम के अंदर पैथा डिफेक्ट आ जाता है, होल आ जाता है, तो इसको हम VSD कहते होते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा। VSD is a congenital heart defect in which there is defect in the septum that separate right ventricle फ्रॉम लेफ़्ट वेंट्रिकल। सो ये उसकी डेफिनेशन है। वो कहता है कि VSD एक ऐसा कंजेनिटल डिफेक्ट है जिसमें जो सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है, जो कि लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, उसके दरमियान अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है, कोई होल आ जाता है किसी पैथोलॉजी की वजह से, तो उस कंडीशन को हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते होते हैं। अब इसकी आगे फर्दर 4 टाइप्स होती है। टाइप्स ऑफ VSD। फर्स्ट जो होती है वो मेम्ब्रेनस VSD होती है, जो कि मोस्टली अपर सेक्शंस ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम होती है। अपर सेक्शन ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम। उसके बाद मस्कुलर VSD होती है, उसके बाद आर्टीरो वेंट्रिकुलर कैनाल VSD होती है, और फोर्थ जो होती है वो होती है कोनल सेप्टल VSD। इन 4 में से अगर कोई भी डिफेक्ट आ जाता है किसी भी पार्ट में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के, तो उसको हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते होते हैं। अब हम इसके काज देख लेते हैं कि इसके काज कौन कौन से हैं। VSD is 90% mutation in trisomy of 13 and 18। अब ट्राइसोमी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम नॉर्मली बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक हो गया, जो कि 23 पेयर होते हैं। अगर एक एडिशनल क्रोमोसोम आ जाता है 46 की वजह से की बजाय 47 हो जाते हैं बॉडी में, तो उस कंडीशन को हम ट्राइसोमी कहते होते हैं। वो किसी भी क्रोमोसोम्स के ऊपर एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, जैसा कि नॉर्मली एक क्रोमोसोम्स के ऊपर
जेनेटिक टू कॉपी होती है जेनेटिक मटेरियल की। तो अगर किसी भी पैथोलॉजी की वजह से किसी क्रोमोसोम्स के ऊपर एक एडिशनल कॉपी जेनेटिक मटेरियल की ऐड हो जाती है तो उस कंडीशन को हम ट्राइसोमी कहते होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्रोमोसोम 18 के ऊपर एक एडिशनल कॉपी जेनेटिक मटेरियल की ऐड हो जाती है तो इस जो कंडीशन बेबी के अंदर आती है वो एडवर्ड सिंड्रोम होता है। और अगर किसी भी पैथोलॉजी की वजह से 13 क्रोमोसोम्स के ऊपर एडिशनल कॉपी ऐड हो जाती है जेनेटिक मटेरियल की तो वो कंडीशन उस कंडीशन को हम कहते होते हैं पटाओ सिंड्रोम। वो कहता है कि ऐसे बच्चे जिनके ऐसे कंडीशन जिसमें क्रोमोसोम 13 या 18 के ऊपर जेनेटिक कॉपी की एक एडिशनल कॉपी आ जाती है जेनेटिक मटेरियल की तो उस वजह से भी वीएसडी हो सकता है। और 50% अगर क्रोमोसोम 21 के ऊपर जेनेटिक मटेरियल की एडिशनल कॉपी ऐड हो जाती है तो 50% चांसेस होते हैं वीएसडी होने के। 50% इन 21 ट्राइसोमी। और 21 ट्राइसोमी में जो डिज़ीज़ होती है उसको हम डाउन सिंड्रोम कहते होते हैं। उसके बाद इसका सेकंड काज हम देख लेते हैं। अगर कोई फ़ीमेल प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल का यूज़ करती है ज़्यादा से ज़्यादा तो उस वजह से भी पैदा होने वाले बच्चे के अंदर वीएसडी होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि डाउन सिंड्रोम जो डाउन सिंड्रोम के बेबी होते हैं उनके अंदर भी वीएसडी के चांसेस होते हैं मोस्टली। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं कि इसके अंदर इनिशियली सिम्टम्स क्यों नहीं आते और फिर फाइनली लास्ट पे सिम्टम्स क्यों आते हैं। तो उसके लिए हम एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं। ये एक सिंपल डायग्राम है हार्ट की। हम ज़्यादा अब इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम एक मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिससे हमारा वास्ता पड़ेगा, वो होगा वीएसडी। इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ये मिट्रल वाल्व हो गया, ये ट्राइकस्पिड वाल्व, ये पल्मोनरी वाल्व और यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी आ गई। देन आगे लंग्स आ जाते हैं। फिर आगे लंग्स से पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो कि 4 इन नंबर होती है। ठीक हो गया। अब एओर्टा के दरमियान जो कि एओर्टा और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व होता है उसको हम एओर्टिक वाल्व कहते हैं। अब हमें पता है कि आफ्टर बर्थ जो प्रेशर होता है वो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट मोर होता है, इंक्रीज़ होता है देन राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो जब किसी भी वजह से किसी भी पैथोलॉजी की वजह से इस सेप्टम के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, होल आ जाता है, तो हमें पता है कि राइट एट्रियम से ब्लड जो होता है वो राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जाता है और लंग्स में एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होती है और यहाँ से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो वापस फिर लेफ़्ट एट्रियम में जाता है और लेफ़्ट एट्रियम से फिर मिट्रल वाल्व के थ्रू ब्लड जो होता है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड फिर जो है वो एओर्टिक वाल्व के थ्रू एओर्टा में जाता है और एओर्टा से देन अगेन बॉडी में जाता है। ये तो एक नॉर्मल सर्कुलेशन थी। अब जब यहाँ पे वीएसडी होगा, डिफेक्ट होगा, तो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास ब्लड आएगा और लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू होता हुआ लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आएगा और लेफ़्ट एट्रियम से फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा और जब लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा तो यहाँ पे जब फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी
फिलिंग हो जाएगी तो लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर इम्पल्सिस जनरेट होंगी। तो जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो इस ब्लड को एओर्टा में इजेक्ट करने की कोशिश करेगा, मगर जब यहाँ पे वीएसडी होगा, डिफेक्ट होगा, तो हमें पता है कि आफ्टर बर्थ जो होता है वो प्रेशर लेफ़्ट साइड पे इंक्रीज़ होता है। तो जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कुछ ब्लड जो होगा वो राइट वेंट्रिकल में शंट कर जाएगा, इसको हम शंट कहते होते हैं। जब राइट वेंट्रिकल में शंट करेगा तो हमें पता है कि राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सी ब्लड। ठीक हो गया। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ से जब ऑक्सी और डीऑक्सी मिक्स होंगे तो ये मिक्स ब्लड जो होगा ये फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जाएगा और लंग्स से फिर गैसियस एक्सचेंज होगी और फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ़्ट एट्रियम में आ जाएगा और लेफ़्ट एट्रियम से फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा। देन लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर कुछ ब्लड जो होगा वो एओर्टा में चला जाएगा और कुछ फिर अगेन जो होगा वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि जो मिक्स ब्लड है वो लंग्स के पास जा रहा और वहाँ से गैसियस एक्सचेंज होके अगेन लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड आ रहा है और लेफ़्ट एट्रियम से फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है। देन लेफ़्ट वेंट्रिकल से कुछ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एओर्टा में जा रहा है जो कि बॉडी को जा रहा है। ठीक हो गया। और कुछ ब्लड जो होता है वो राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। तो इसलिए बॉडी को तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, हालांकि वो बॉडी की डिमांड के मुताबिक नहीं मिल रहा, मगर मिल तो ऑक्सीजनेटेड रहा। इसलिए ये बच्चे जो होते हैं वो इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, इनके अंदर सिम्टम्स नहीं आते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इन बच्चों के अंदर फिर आफ्टर कुछ देर बाद सिम्टम्स क्यों शो होते हैं। अब हम क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इनिशियली बच्चों को सिम्टम्स नहीं आते, वो हमने देख लिया, और फिर बाद में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो इनके अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। वो क्यों शुरू होते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो क्लिनिकल फीचर जो डिपेंड करते होते हैं वो नंबर ऑफ़ डिफेक्ट पे करते होते हैं। अगर तो वीएसडी स्मॉल है, इफ स्मॉल वीएसडी देन बेबी एसिम्टोमेटिक। कहते हैं कि अगर तो ये डिफेक्ट स्मॉल हैं तो बच्चों के अंदर सिम्टम्स नहीं आते और वो बच्चे जो होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। और अगर ये वीएसडी जो है, ये डिफेक्ट जो है ये लार्ज है, तो बच्चों के अंदर फिर सिम्टम्स आते हैं। और फिर ये नंबर ऑफ़ डिफेक्ट पर डिपेंड करता है। अगर तो वीएसडी लार्ज है तो फिर बच्चों के अंदर सिम्टम्स शो होंगे। उसकी क्या रीज़न है वो देखें कि जब लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता रहेगा तो राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। अब इनिशियली तो ये काम चलता रहेगा, मगर जब ये काम चलता रहेगा और एक वक्त गुजर जाएगा इस काम को, तो हमें पता है कि राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड आ रहा है। ऊपर से राइट एट्रियम जो है वो राइट वेंट्रिकल में ब्लड को ड्रेन कर रहा है और इधर से फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से भी ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। तो एक तरह से राइट वेंट्रिकल में ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा, तो राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाएगा, इसको इजेक्ट करने की कोशिश करेगा कि मैं इसको पल्मोनरी आर्टरी में इजेक्ट करूं। तो जब ये ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर एक ज़्यादा फोर्स लगेगी। जब ज़्यादा फोर्स लगेगी तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो इस ब्लड प्रेशर को बेयर नहीं कर पाती, जिस वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है। तो जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी तो पल्मोनरी आर्टरी जो होगी वो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को नहीं लेगी। जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड नहीं लेगी तो राइट वेंट्रिकल में लेफ़्ट वेंट्रिकल से भी ब्लड आ रहा है और ऊपर से राइट एट्रियम से भी ब्लड आ रहा है, जिस वजह से राइट वेंट्रिकल में ब्लड का वॉल्यूम जो होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और इंक्रीज़ वॉल्यूम की वजह से राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाती है। जब राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होगी तो अगेन देन राइट वेंट्रिकल जो होगा ये लेफ़्ट
वेंट्रिकल से ब्लड नहीं लेगा। जब लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड नहीं लेगा तो फिर ब्लड का जो फ़्लो होता है वो बैकवर्ड हो जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल से फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो हमें पता है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलना होता है। तो जब राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि राइट एट्रियम से आता है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिलेगा। तो ये मिक्स ब्लड जब लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा के पास जाएगा और एओर्टा से फिर बॉडी को मिलेगा। तो जब मिक्स ब्लड बॉडी को मिलेगा तो बच्चे के अंदर फिर सिम्टम्स शो होते हैं। और इस कंडीशन को जो फाउंड किया था वो एक डॉक्टर्स था जिसका नाम है आइजनमेंगर, और फिर इस कंडीशन का नाम आइजनमेंगर सिंड्रोम रखा गया। उसने सोचा कि इन बच्चों के अंदर इनिशियली सिम्टम्स तो नहीं आते, फिर बाद में सिम्टम्स क्यों आते हैं। तो फिर उसने ये कंडीशन फाउंड की थी कि इनिशियली वीएसडी वाले बच्चे जो होते हैं उनके अंदर ब्लड का शंट जो होता है वो लेफ़्ट साइड टू राइट साइड होता है, और आफ्टर जो होता है कुछ देर बाद जो होता है इनका कुछ टाइम बाद इनका शंट जो होता है वो राइट साइड ऑफ हार्ट टू लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट हो जाता है, जिसलिए इन बच्चों के अंदर फिर सिम्टम्स आते हैं। ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब जब मिक्स ब्लड बॉडी को मिलेगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल से मिक्स ब्लड बॉडी को मिलेगा तो बच्चे के अंदर साइनोसिस होगी, बच्चे की स्किन जो होगी वो ब्लूइश होगी। उसके बाद जो फोर क्लिनिकल फीचर में मिलता है वो स्पेशली इस बच्चे के लिप्स एंड टिप ऑफ फिंगर हमें ब्लूइश मिलते होते हैं। उसके बाद इस बच्चे की पुअर वेट गेन होगा, अर्ली टायर्डनेस होगा। अब इसकी वजह क्या है, हमें पता है कि जब राइट वेंट्रिकल से शंट लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ होगा तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ़्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स होगा। तो जब ये मिक्स ब्लड बॉडीज़ को मिलेगा तो हमें पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब बॉडी को मिलेगा तो बॉडी को एक तरह से ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के ऑर्गन्स को उनकी डिमांड के मुताबिक नहीं मिलेगी। जब उनकी डिमांड के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बच्चा थोड़ी सी एक्टिविटी के बाद जो है वो ख़ुद की थकावट महसूस करेगा, बच्चा जो है वो टायर्डनेस फ़ील करेगा। जब ऑक्सीजन जो है वो डिमांड के मुताबिक नहीं मिलेगी तो बच्चे के अंदर थकावट, फटीग जैसे क्लिनिकल फ़ीचर देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इस बंदे के अंदर हम डायग्नोस क्या करते होते हैं। लैब्स इन्वेस्टिगेशन। लैब्स इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम फर्स्टली जो होती है वो बच्चे की हिस्ट्री लेते हैं। टेक न्यूनेट हिस्ट्री। उसके बाद क्या होता है कि जब हम अस्कुल्टेट करता है डॉक्टर, जब बच्चे की हार्ट की एक्टिविटी को, हार्ट की साउंड को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप एपिक्स ऑफ हार्ट पे रखता है तो डॉक्टर्स को एक एबनॉर्मल हार्ट साउंड मिलती है। एबनॉर्मल हार्ट साउंड को हम मेडिकल टर्म में मरमर कहते होते हैं। और डॉक्टर को जो मरमर वहाँ पे मिलता है वो होलो सिस्टोलिक मरमर मिलता है। अब होलो सिस्टोलिक मरमर क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, सपोज़ करें कि ये हार्ट का सिस्टोलिक फेज़ है
और ये डायासिस्टोलिक फेज़ है। हमें पता है कि सिस्टोलिक फेज़ में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होती है, जबकि डायासिस्टोलिक फेज़ में रिलैक्सेशन होती है। सपोज़ करें कि ये एक स्टेथोस्कोप है। अब डॉक्टर के पास एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का पेशेंट आया, बेबी आया अपने पेरेंट्स के साथ, उसने क्लिनिकल वार्ड के अंदर प्रेजेंट किया। तो डॉक्टर ने जब उसके क्लिनिकल फ़ीचर उस बच्चे के अंदर देखे, हिस्ट्री ली, तो उसके बाद डॉक्टर जब उसकी हार्ट की साउंड को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप रखता है तो उसका हार्ट जो होता है वो सिस्टोलिक फेज़ में होता है। जब सिस्टोलिक फेज़ में होता है तो डॉक्टर को एक एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनने को मिलती है। तो उस हार्ट साउंड को डॉक्टर फिर होलोसिस्टोलिक मरमर का नाम दे देता है। सपोज़ करें कि ये एक सिस्टोलिक फेज़ है और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हार्ट की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 5 सेकंड में हो रही है। ठीक हो गया। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 5 सेकंड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है। सपोज़ करें तो डॉक्टर जब स्टेथ रखता है तो सिस्टोलिक फेज़ में सेकंड 1 से लेके सेकंड 5 तक एक एबनॉर्मल साउंड मिलती है। मतलब ये कि एक कंटिन्यूअस सिस्टोलिक फेज़ कंप्लीट में एबनॉर्मल साउंड मिल रही है। तो इस साउंड को हम होलोसिस्टोलिक मरमर कहते होते हैं। उसके बाद फिर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए डॉक्टर ने चेस्ट एक्सरे करवाए उस पेशेंट के, और एक्सरे फिर कार्डियोमेगाली शो करते हैं। अब कार्डियोमेगाली क्यों शो करते हैं? हमें पता है कि जब राइट एट्रियम से ब्लड भी राइट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ़्ट वेंट्रिकल से भी ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का वॉल्यूम जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और राइट वेंट्रिकल की जब हाइपरट्रोफी होगी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से, तो हार्ट का साइज़ जो होगा वो इंक्रीज़ होगा, जिसे हम कार्डियोमेगाली कहते होते हैं। उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं। इकोकार्डियोग्राफी जो होती है ये हमें नंबर ऑफ़ डिफेक्ट शो करती है। ये हमें शो करती है कि वी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कितना के है। मतलब ये है कि ये स्मॉल है या लार्ज है, तो उसके लिए हम इकोकार्डियोग्राफी करवाते होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इस पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर तो स्मॉल वीएसडी है, अगर तो स्मॉल डिफेक्ट है, तो उसके लिए कोई मेडिकली ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली जो होता है वो रिज़ॉल्व हो जाता है। और अगर लार्ज वीएसडी है तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होता है, और वो होता है सर्जिकली। अब हम इसकी कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या आएगी बच्चे के अंदर। अगर तो वीएसटी को अनट्रीटेड रखा जाता है तो उसकी वजह से आने वाली कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी होगी उसको हम देखते हैं। फर्स्ट जो होगी वो रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगी। जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड नहीं आएगा, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड नहीं लेगी राइट वेंट्रिकल से, तो लंग्स को ब्लड नहीं मिलेगा। जब लंग्स को ब्लड नहीं मिलेगा तो बच्चे के अंदर रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होंगे। उसके बाद पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। ग्रोथ रिटार्डेशन होगी। उसके बाद वो कहता है कि जब राइट वेंट्रिकल में लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो हमें पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होती है।
तो जब राइट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो इस वजह से फिर इस बच्चे में जो होगी राइट वेंट्रिकल में ऑक्सीजन की सैचुरेशन जो होगी वो इंक्रीज़ होगी, और पल्मोनरी आर्टरी में भी ऑक्सीजन की सैचुरेशन जो होगी वो इंक्रीज़ होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट।